चैप्टर 2306 तियानहाई एकीकरण। झंगी और उसकी टीम ब्लिजर्ड सिटी में एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन सुबह झंगी ने बैली चेंकिंग को बुलाया। आज के दिन बैली चेंकिंग, WD और बाकी सभी आधिकारिक रूप से झंगी की टीम में शामिल हो चुके थे। उनके परिवारों समेत सभी को झंगी की टीम के रहने वाले क्षेत्र लिविंग एरिया में स्थानांतरित कर दिया गया था। झंगी को ज़हू झेंग को इसके बारे में बताने की भी जरूरत नहीं लगी। उसने बस बैली चेंकिंग से कहा कि वो औपचारिक रूप से जाकर ज़हू झेंग को सूचित कर दे। ये सब बस दिखावे के लिए था। सब जानते थे कि ज़हू झेंग अब इस पर कोई रोक नहीं लगाएगा। इस समय बैली चेंकिंग का एबिलिटी इंडेक्स 9,999 पॉइंट्स तक पहुंच चुका था। वो अब बस एक कदम दूर था इप्सिलॉन लेवल से। झंगी की टीम में शामिल होकर और फुइंग फोर्स का इंस्ट्रक्टर बनने के बाद उसे भी सेंटिपेड के मूल स्रोत ओरिजिन से लाभ मिला था। अब वो पूरी तरह से झंगी के प्रति वफादार था। झंगी ने उसे बुलाया और काम बांटना शुरू किया। बैली, वुलुयन एम्पायर का संकट अब खत्म हो गया है। हम ब्लिजर्ड सिटी में हमेशा नहीं रह सकते, इसलिए तुम कुछ लोगों और मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को लेकर वापस जाओ और तियानहाई सिटी के पुनर्निर्माण की शुरुआत करो। झंगी की ये बात सुनते ही बैली चेंकिंग का चेहरा खुशी से खिल उठा। जी, मैं तुरंत काम शुरू करता हूं। बैली चेंकिंग की नजर में झंगी की व्यक्तिगत शक्ति और उसकी पूरी टीम की सामर्थ्य अब इतनी बड़ी थी कि उसे क्षेत्रीय स्तर की ताकत कहा जा सकता था। ऐसी स्थिति में ब्लिजर्ड सिटी में हमेशा रहना तो नामुमकिन था। अगर झंगी इतना लेजी न होता और सब कुछ खुद संभालने लगता तो उसे जियांगनन रीजन का सुप्रीम कमांडर बनना चाहिए था। झंगी ने सोफे की आर्मरेस्ट पर उंगलियां थपथपाते हुए कहा, हमें इस बार की घटना से सबक लेना चाहिए। फिर से किसी सुनामी से अपना शहर बर्बाद नहीं होने देना। तो इस बार तियानहाई सिटी के निर्माण के लिए मेरे कुछ विशेष निर्देश है। उसने एक उंगली उठाई। पहला, इस बार हमें बेहतर सामग्री का उपयोग करना होगा। हर इमारत पूरी तरह एनक्लोज्ड होनी चाहिए ताकि चाहे सुनामी आए या आर्टिलरी अटैक, हम नागरिकों की जीवित रहने की संभावना अधिकतम कर सकें। जहां हमारे कोर टेक्निकल पर्सनल रहते हैं, उनके घरों में एंटी सुपर पावर शील्ड मॉड्यूल्स भी लगाए जाएं। सामग्री की चिंता मत करना। वुलुयन एम्पायर से मिले संसाधनों में सब कुछ भरपूर है। जितनी जरूरत हो उतना उपयोग करो, बचे तो भी परवाह मत करना। बैली चेंकिंग हर शब्द ध्यान से नोट कर रहा था। वो झंगी की हर बात को अपने निजी रिकॉर्ड में लिखता था। यहां तक कि उसने झंगी के सभी भाषणों का एक संग्रह बना रखा था जिसे वो हर रात सोने से पहले सुनता, ताकि उसके विचार और निष्ठा उसके मन में और गहराई से उतर जाए। झंगी ने दूसरी उंगली उठाई। दूसरा, शहर के नीचे एक पूरी तरह सुरक्षित अंडरग्राउंड शेल्टर बनना चाहिए। पिछली बार हमारा काम ठीक था, लेकिन इस संकट ने कई कमजोरियां उजागर कर दी, जैसे कि प्रवेश द्वार बहुत कम थे और क्षेत्र भी बहुत छोटा था। इससे संकट के समय भाग निकलना मुश्किल हो गया। बैली चेंकिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। वो हर शब्द दिल से ले रहा था। और तीसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। झंगी ने अपनी उंगलियां जोड़ते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि तियानहाई सिटी एक हो। बैली चेंकिंग ने चौंक कर पूछा, एक शरीर मतलब पूरी तरह एकीकृत शहर? इस समय तियानहाई सिटी में 70,000 से ज्यादा निवासी थे और झंगी उनके साथ अच्छा व्यवहार करता था। वो लोगों को तंग पिजियन केजेस में नहीं ठूंसता था, इसलिए उनका रहने का क्षेत्र काफी बड़ा था। वहां मनोरंजन और आराम के स्थान थे, यहां तक कि बाजार भी थे। पुराना तियानहाई सिटी तियानहाई फोर्ट्रेस के केंद्र से लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में फैला था। इतने बड़े क्षेत्र को एकीकृत ढांचे में बदलना अत्यंत कठिन काम था। झंगी ने सिर हिलाया। हां, अगर कभी आपातकालीन स्थिति आए तो मैं पूरे शहर को अपने एलियन स्पेस में स्थानांतरित कर सकूं।
उसने अपनी योजना स्पष्ट की। अब जब झंग यी ब्लैक बिशप लेवल तक पहुंच चुका था, तो वो दूसरे आयाम, अदर डायमेंशन का द्वार बहुत बड़े स्तर तक खोल सकता था, जहां का आंतरिक क्षेत्र बेहद विशाल था। वो आसानी से एक पूरे गांव के बराबर क्षेत्र को समा सकता था। बैली चेंकिंग ने कुछ देर विचार किया और फिर गंभीरता से बोला, मैं समझ गया, सुप्रीम। निश्चिंत रहें, मैं इस नए तियनहाई सिटी का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करूंगा। एकीकृत निर्माण सुनने में कठिन लगता है, लेकिन लागू करने में बस थोड़ा अधिक समय लगेगा। मैकेनिकल आर्मी और अन्य एलियंस की मदद से ये शहर बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। झंगी मुस्कुराया और पूछा, कितने समय में निर्माण पूरा करोगे? बैली चेंकिंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए सोचा, लगभग 2 महीने में तैयार हो जाएगा। झंग यी ने सिर हिलाया, बहुत लंबा समय है। बैली चेंकिंग ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, सुप्रीम, मैं बहाना नहीं बना रहा, लेकिन अगर आपकी सभी शर्तों के अनुसार करें तो 1.5 महीने से पहले संभव नहीं है। झंग यी ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, तुमने मेरी बात का मतलब नहीं समझा। मैंने कब कहा कि तुम्हें खुद करना है? उसने ठुड्डी से बाहर की ओर इशारा किया। घोषणा कर दो कि मैं तियनहाई सिटी का पुनर्निर्माण करने जा रहा हूं। फिर देखना, लोग खुद तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे मदद के लिए। बैली चेंकिंग की आंखें चमक उठीं। अब उसे समझ आया कि झंग यी का इशारा क्या था। अभी 6 क्षेत्रों के लोग झंग यी की कृपा पाने के लिए होड़ में लगे थे। बस उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। अब जब यह समाचार फैल जाएगा, तो इतने सारे संसाधनों के लाभ मिलने के बाद वे सब सहायता के लिए दौड़े चले आएंगे। मैं समझ गया, सुप्रीम। निश्चिंत रहें, नया तियनहाई सिटी आधे महीने में तैयार हो जाएगा। झंग यी मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है, जाओ, काम शुरू करो। मैं तुम्हारे अच्छे समाचार का इंतजार करूंगा। बैली चेंकिंग तुरंत वहां से निकला, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, अभी कुछ ही कदम चला था कि कई लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। बैली चेंकिंग ने नजर उठाई। सभी क्षेत्रों के उच्च स्तरीय एलियंस वहां मौजूद थे। ईस्ट चाइना सी रीजन के सी ड्रैगन गार्ड के कप्तान, साउथ वेस्ट रीजन के मंक लीडर, जियांगनन रीजन का पुराना मित्र तू यनलाई, शेंगजिंग रीजन के 36 सेलेस्टियल बीइंग्स, नॉर्थ ईस्ट रीजन का लियू एक्सायन और नॉर्थ वेस्ट रीजन का एक कैप्टन लेवल एलियन, सभी उसके आसपास उमड़ पड़े। अरे, ये तो ब्रदर बैली है। क्या संयोग है। वुलुयन एम्पायर की लड़ाई में आपका पराक्रम अब तक याद है। मैं तो कब से आपके साथ एक जाम पीने की सोच रहा था। आइए, आज मेरी तरफ से दावत है। जब तक नशे में धुत न हो जाए, घर नहीं जाएंगे। अरे, पहले आओ पहले पाओ। मैं पहले आया हूं। बाकी सब लाइन में लगो। ये जगह जियांगनन रीजन में है। मैं तू यनलाई, कैप्टन बैली का पुराना दोस्त हूं। बाकी सब पीछे हटो। एक झुंड आपस में बहस करता हुआ बैली चेंकिंग को दावत देने के लिए भिड़ गया। ये दृश्य देखकर बैली चेंकिंग के मन में मुस्कान आ गई। अब उसे पूरी तरह समझ में आया कि झंग यी ने ऐसा क्यों कहा था। हर कोई पूरी लगन से मदद करने को तैयार रहता है। बैली चेंकिंग मुस्कुराकर बोला, जब सब यहां आ ही गए हैं, तो चलिए एक साथ कुछ जाम लगाते हैं। बहुत बढ़िया, चलो फिर, जब तक नशे में न गिरे। घर नहीं लौटेंगे। चैप्टर 2307 तियनहाई इंटीग्रेशन। तियनहाई सिटी के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी बैली चेंकिंग को सौंप दी गई थी। झंग यी ने अपनी फैमिली को इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि लू केरन और बाकी सभी इस समय बेहद व्यस्त थे। सबसे पहले इस युद्ध में सभी को शक्तिशाली एलियन ओरिजिन्स प्राप्त हुए थे। कुछ ने उन्हें अकेले एब्जॉर्ब किया, तो कुछ ने दूसरों के साथ शेयर किया, लेकिन कुल मिलाकर सभी का लाभ अत्यधिक था। हालांकि उन शक्तिशाली एलियन ओरिजिन्स को एब्जॉर्ब और ट्रांसफॉर्म करने में बहुत समय लगता है। दूसरी बात, वुलुयन एम्पायर पर विजय प्राप्त करने के बाद अब भी कई कार्य अधूरे थे। उदाहरण के लिए,
झू कीर को झेंगलो, एम्परर सी यी और अन्य राज परिवार के सदस्यों पर बॉडी स्लाइस रिसर्च करनी थी। यह विश्लेषण करना था कि क्या वोलुयन एम्पायर के इन नोबल लोगों के जीन्स में ऐसे तत्व हैं जो मानव की ग्रोथ में सहायता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आर्मोर ऑफ द एंड को नियंत्रित करने वाले कोड को भी क्रैक करना आवश्यक था। हाँ, वही सुपर मच जिसे एम्परर सी यी ने अंतिम समय में जेडी काउंटर अटैक के लिए प्रयोग करने की कोशिश की थी, परंतु अफसोस वो हार गया। मच को नियंत्रित करने से पहले ही सब समाप्त हो गया। हालांकि यांग एक्साइन ने आर्मोर ऑफ द एंड की शक्ति को प्रत्यक्ष नहीं देखा था, लेकिन उस पर मौजूद असंख्य मरे हुए आत्माओं की रिजेंटमेंट और होप की सघन व अपघटनीय शक्ति को देखकर वो समझ गई थी कि ये एक अत्यंत भयावह हथियार है। यदि इसे सही प्रकार से प्रयोग किया जाए तो भविष्य में इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। दूसरी ओर झू कीर को मानव भ्रूण ह्यूमन एम्ब्रियो की वृद्धि प्रक्रिया का भी अध्ययन करना था कि किस क्षण पर स्पिरिचुअलिटी का जन्म होता है, यानी वो समय जब ईथर फ्रैगमेंट्स उच्च आयामी हायर डायमेंशनल स्पेस से भौतिक संसार के जीवों में प्रवेश करते हैं। यदि इसे पूरी तरह समझ लिया जाए तो भविष्य में बड़े पैमाने पर कार्ड बग्स का दोहन कर एथेरिक रियल्म से शक्ति चोरी करने की संभावना बन सकती है। झू कीर के अलावा कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय नहीं था। यांग एक्साइन को पूरे वोलुयन एम्पायर की सीमाओं की योजना बनानी थी कि विशाल अंडरग्राउंड वर्ल्ड को 6 प्रमुख क्षेत्रों में कैसे विभाजित किया जाए और फिर स्वयं के लिए सर्वोत्तम स्थान कैसे सुरक्षित रखा जाए। इसके अतिरिक्त उस अंडरग्राउंड वर्ल्ड को इस प्रकार रूपांतरित करना कि मनुष्य वहां दीर्घकाल तक जीवित रह सके। लू केरन तो और भी अधिक व्यस्त हो गई थी। पिछले युद्ध में 20,000 से अधिक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स क्षतिग्रस्त हो गए थे। ये सभी लू केरन के खजाने समान थे। युद्ध जीतने के बावजूद वो इस नुकसान से व्यथित थी। अब वो कार्यरत मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की एक बड़ी सेना का नेतृत्व कर रही थी, उनकी मरम्मत करने और अपग्रेड करने के लिए। हां, अपग्रेड। पहले झंग यी के पास ऊर्जा की भारी कमी थी। भले ही उसके पास युआंशी जैसी सामग्रियां थी, फिर भी उसे बड़े पैमाने पर फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग करना पड़ता था। ऊर्जा की कमी के कारण मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की पूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं हो पाता था। लेकिन अब वोलुयन एम्पायर के संसाधन कब्जे में आने के बाद झंग यी के पास संसाधनों का एक खगोलीय भंडार था। वो अपने युद्ध मशीनों पर कोई कंजूसी नहीं करने वाला था। लू केरन उनके एनर्जी मॉड्यूल्स का पूर्ण अपग्रेड कर रही थी ताकि वे अपनी सर्वोच्च कॉम्बैट पावर दिखा सकें। लू केरन के अनुमान के अनुसार यदि इन 50,000 मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के पास पर्याप्त ऊर्जा होगी तो प्रत्येक की कॉम्बैट एबिलिटी 9,000 से अधिक अंक वाले एलियन के बराबर होगी। झंग यी जब भी इस दृश्य की कल्पना करता जहां 50,000 कैप्टन लेवल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स एक साथ युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़े, उसका रक्त उबाल मारने लगता। इसलिए उसने लू केरन को प्रोत्साहित किया कि वो पूरा मन लगाकर कार्य करें और बाकी किसी बात की चिंता न करें। यांग सिया, झू हैमे और अन्य उनके सहयोग में लगी थी। सभी के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन तैयार करती ताकि उनकी ऊर्जा बनी रहे। यहां तक कि यांग सिया का एबिलिटी इंडेक्स अब स्तर की सीमा तक पहुंच चुका था। उसके बनाए भोजन न केवल स्वादिष्ट थे बल्कि सेना के लिए प्रेरक औषधि जैसे थे, जो व्यक्ति को सतर्क रखते, थकान मिटाते और किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं छोड़ते थे। ये सचमुच मेहनती लोगों के लिए एक दिव्य वरदान था। यदि बात की जाए उन लोगों की जो सबसे कम व्यस्त थे, तो फैटी सू और ली यंगयांग के पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। पर झंग यी को भी इस मोटे आदमी से किसी बड़ी उम्मीद नहीं थी। वे दोनों और अंकल यू मिलकर तियानहाई सिटी के दैनिक कार्यों को संभालते और कुछ सामान्य मामलों को निपटाते थे। आने वाले समय में हुएक्सू किंगडम में शांति और समृद्धि थी, कोई युद्ध नहीं। समझौते के अनुसार झंग यी ने
अपने एलियन स्पेस में मौजूद विशाल संसाधनों का एक भाग प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र को प्रदान किया। भले ही वो मात्रा उसके कुल भंडार का छोटा हिस्सा थी, परंतु उन 6 क्षेत्रों को उन्हें लाने के लिए विशाल आइस एंड स्नो ट्रेन्स और बड़े F-37 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजने पड़े। हाल के दिनों में ब्लिजर्ड सिटी में लगातार यातायात बढ़ गया था। एयरपोर्ट दिन रात सक्रिय था। सभी आपूर्ति को पहुंचाने में आधा महीना लग गया। और झंग यी क्या कर रहा था? वो सेक्लूजन, एकांत साधना में चला गया था, तियानहाई फोर्ट्रेस के सबसे नीचे बने बेसमेंट में, जहां उसने स्वयं को एक विशाल भूमिगत क्षेत्र में बंद कर लिया था। अब अंततः उसे युद्ध की स्थिति से बाहर निकलने का समय मिला था। युद्ध समाप्त होने के बाद उसने पाया कि उसका शरीर कई दिनों तक कांपता रहा। यह भय नहीं था, बल्कि अत्यधिक उत्साह का परिणाम था। उसने एक नाइट लेवल वॉरियर को आमने सामने हराया था। झेंग लो के साथ युद्ध के दौरान उसने सच्चे अर्थों में अनुभव किया कि किसी प्राचीन सभ्यता की स्मृतियां और उच्च स्तरीय अलौकिक शक्तियां विरासत में पाने वाले एलियन कितने भयानक होते हैं। उनकी युद्ध शैली कैसी होती है? उनका सुपरनैचुरल पावर पर नियंत्रण झंग यी की समझ से कहीं परे था। झंग यी को इस पर जरा भी संदेह नहीं था कि यदि वह और झेंग लो समान स्तर की शक्ति पर होते, यदि उसके पास लिंग का मानव शरीर और डीमन आर्मोर न होता, तो उसे भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इस युद्ध से उसे अत्यधिक लाभ हुआ। वो बार बार डीमन गॉड आर्मोर के इंटेलिजेंट सिस्टम द्वारा रिकॉर्ड किए गए युद्ध के दृश्य दोहराता। झेंग लो की हर चाल, हर मांसपेशी की गतिविधि को ध्यानपूर्वक देखता। हमले के समय की सटीकता और सुपर पावर नियंत्रण की कला सीखने का प्रयास करता। विशाल भूमिगत क्षेत्र में कोई रोशनी नहीं थी। हजारों वर्ग मीटर के स्पोर्ट्स फील्ड में केवल झंग यी अकेला था। वो पद्मासन में बैठा था। उसके ऊपर केवल एक हल्का प्रकाश क्षेत्र झिलमिला रहा था। उसके सामने एक विशाल होलोग्राफिक प्रोजेक्शन था, सैकड़ों इंच चौड़ा, जिसमें झेंग लो की हर हरकत स्पष्ट दिख रही थी। झंग यी की दृष्टि उस शक्तिशाली शत्रु पर टिकी थी। उसके भीतर सम्मान और एकाग्रता का मिश्रण उमड़ रहा था। चैप्टर 2308 तियानहाई इंटीग्रेशन 3। हुआक्सू किंगडम ने वुलुआन एम्पायर को हरा दिया। तैयारी से लेकर जंग के अंत तक आधा साल यूं ही पलक झपकते बीत गया। पूरी दुनिया हुआक्सू किंगडम की हर हलचल पर नजर रख रही थी, पर उन्होंने सिर्फ हुआक्सू की भारी मिलिट्री ट्रेनिंग देखी। किसी ने भी ये नहीं देखा कि उन्होंने ईस्ट चाइना सी से कोई बड़ा हमला किया हो। यहां तक कि वो लड़ाई जो उसी रात खत्म हुई, वो भी बिल्कुल शांति से हुई थी। इसलिए किसी को पता ही नहीं चला कि हुआक्सू किंगडम में असल में हुआ क्या। कई देशों का मानना था कि आखिरकार हुआक्सू की ताकत वुलुआन एम्पायर से कहीं कम थी, इसलिए उन्होंने सहनशीलता दिखाना चुना। इस दुनिया का संचालन कभी भी किसी एक इंसान की इच्छा से तय नहीं होता। जब वो अपनी जंग की तैयारी में लगे थे, दुनिया के हर कोने में अपनी अपनी अद्भुत कहानियां चल रही थी। झंग यी और उसकी टीम के लौटने के कुछ ही समय बाद ब्रिटानिया, जो कभी ईस्टर्न यूरोप का शक्तिशाली साम्राज्य था, ने भी अपने नायकों का स्वागत किया। इस बार खुद किंग आर्थर की अगुवाई में पूरी नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल टीम निकली थी, तीसरी बार एटलांटिस के गहरे समुद्री खंडहरों की खोज के लिए। पर जब वो लौटे तो पहले से भी ज्यादा थके हुए, घायल और अस्त व्यस्त दिख रहे थे। नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल के 12 सदस्यों में से उनके लीडर आर्थर पेंड्रैगन और चीफ मैजिशियन मर्लिन के अलावा जो भी इनह्यूमन वॉरियर्स साथ गए थे, उनमें से आधे से ज्यादा जंग में मारे गए। यहां तक कि किंग आर्थर खुद भी बुरी तरह घायल था। उसका एक हाथ टूटा हुआ था और उसकी आर्मोर फटी हुई। पर जब वो वापस लौटे, उनके चेहरों पर न कोई उदासी थी, न पछतावा, बल्कि हर चेहरे पर गर्व झलक रहा था, क्योंकि इस बार उन्होंने एटलांटिस के खंडहरों के तीसरे स्तर तक पहुंचने में सफलता पाई थी।
और यही वो पहली बार था जब उन्होंने एटलांटिस के गहरे समुद्र के नीचे रहने वाले विशाल जीवों से मुकाबला किया था। वो एक बिशप लेवल सी सर्पेंट था जिससे उन्होंने पूरी नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल की ताकत मिलाकर लड़ाई की। उसे मार तो नहीं पाए, पर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और यह रिकॉर्ड ही उनके लिए गौरव से भर देने वाला था। किंग आर्थर अपने महल लौट आया। लाल मखमली कुर्सी वाले सिंहासन पर बैठते हुए उसने आंखें मूंद ली। मर्लिन ने तुरंत मेडिकल डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि सबसे बेहतरीन इनह्यूमन हीलर को लाया जाए जो उसका टूटा हुआ हाथ ठीक कर सके। नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल में एगेवन जैसे शुद्ध और बहादुर योद्धा भी थे, पर इस बार की लड़ाई में नुकसान बहुत बड़ा था। एगेवन ने अपनी पूरी शक्ति खर्च कर दी थी, सिर्फ अपने साथियों की जान बचाने में। 3 महीने तक चलने वाले डीप सी ऑपरेशन में उनकी सप्लाईज भी सीमित थी, और जब सब खत्म हो गया तो उन्हें मजबूरन वापस लौटना पड़ा। थोड़ी ही देर में मेडिकल टीम पहुंची और हर एक योद्धा की जांच शुरू हुई। जब रिबेल नाइट मॉडर्ड का ब्रेस्ट प्लेट खोला गया तो सामने खड़े मेडिकल टाइप इनह्यूमंस की सांसें रुक गई, क्योंकि उसकी छाती में एक लंबा पंजा गहराई तक धंसा हुआ था। वो पंजा उसकी मसल्स में फंसा हुआ था, इसलिए बहुत खून नहीं बहा, पर अगर उसे निकाला जाता तो खून फव्वारे की तरह फूटता। जल्दी करो, जांघ के आसपास की ब्लड वेसल्स सील करो, फिर बाहर का हिस्सा निकालो। मॉडरेट का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, पर वो चुपचाप कुर्सी पर बैठा सब झेल रहा था। भले ही किंग आर्थर खुद घायल था, पर जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसके चेहरे पर अब भी वही राजसी मुस्कान थी। उसके पास खड़ा एक मिडिल एज्ड मैन जो एलिगेंट सूट पहने हुए था। उसके बाल करीने से संवरे थे और चेहरे पर एक पलाइट स्माइल। वो था उसका अंकल सेबास्टियन लेवेंट, ब्रिटानिया का मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर और अब साम्राज्य के शीर्ष नेताओं में से एक। आर्थर, तुम ठीक हो? सेबास्टियन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उसकी नीली ठंडी आंखों में थोड़ी चिंता थी, पर चेहरा फिर भी संयमित और औपचारिक था। मैं ठीक हूं और जल्द ही और बेहतर हो जाऊंगा, आर्थर ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, जबकि नर्स उसे दवाइयां इंजेक्ट कर रही थी। धीरे धीरे उसका टूटा हुआ हाथ सीनियर मेडिकल एक्सपर्ट के इलाज से फिर से उगने लगा। पुछ, नए मांस और हड्डियां पुराने जख्म से बाहर निकलने लगी। दृश्य इतना खूनी और भयानक था कि कमजोर दिल वाला इंसान वही बेहोश हो जाता, पर आर्थर के चेहरे पर कोई असर नहीं था। 4 साल की लगातार लड़ाइयों में वो दर्द का इतना आदी हो चुका था कि अब खून और पीड़ा उसे रोक नहीं सकती थी। लेकिन फ्लेश रिजेनरेशन आसान नहीं थी। ये पूरी प्रक्रिया कम से कम 10 मिनट तक चलनी थी। सेबास्टियन की आंखों में एक अजीब चमक आई। तुम्हारी ताकत फिर बढ़ गई है, आर्थर। आर्थर मुस्कुराया। अंकल सेबास्टियन, जब मैं दूर था इन महीनों में, बाहर की दुनिया में क्या हुआ? वो थोड़ा झुककर बोला। खासकर हुआक्सू किंगडम की कोई हलचल? पहले झंग यी से हारने के बाद आर्थर उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। सेबास्टियन ने दोनों हाथ पीछे बांधते हुए कहा, हुआक्सू किंगडम से ज्यादा कोई हलचल नहीं हुई। पिछले 5 महीनों से वोलुयन एम्पायर उन्हें परेशान करता रहा, पर हुआक्सू ने कोई बड़ा जवाबी हमला नहीं किया। सिर्फ एक बार केओस ने वुलुआन के कुछ सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स की लाशें भेजी। उसके बाद हालात थोड़े शांत हो गए। आज तक कोई नई लड़ाई नहीं छिड़ी। आर्थर ने सिंहासन की पीठ पर सिर टिकाया और गहरी सांस लेते हुए बोला, इसका मतलब है कि केओस ने पूरे 6 महीने यूं ही गवा दिए। उसके स्वर में सच्चा अफसोस झलक रहा था, जैसे उसे सच में झंग यी के लिए दुख हुआ हो। विदेशी प्राणियों, इनह्यूमंस के लिए अपनी ताकत बढ़ाने के बस 2 ही रास्ते होते हैं। पहला, अपने अंदर झांक कर पोटेंशियल निकालना, पर उसकी भी एक सीमा होती है। दूसरा, औरों से लड़कर,
उनकी शक्तियां छीनकर खुद को और ताकतवर बनाना। अगर तुम लड़ना और छीनना बंद कर दो तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है, चाहे तुम कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। सेबास्टियन ने शांत स्वर में पूछा, और तुमने क्या किया इस दौरान? आर्थर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी पावर लेवल 42,000 पॉइंट्स है। मैं अब एक ब्लैक बिशप लेवल इनह्यूमन हूं। आधे साल में झंग यी ने डेविल्स आए और वोलुयन एम्पायर की जंग लड़ी, तो दूसरी ओर किंग आर्थर भी चुप नहीं बैठा था। एटलांटिस और उसके आसपास के विशाल समुद्री क्षेत्रों में वो खुद शिकार करता रहा। एक टॉप टियर टैलेंट के रूप में वो लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा था। अगर हम फिर मिले तो शायद वो मेरा मुकाबला न कर पाए। ये ख्याल आर्थर के मन में आया। क्या उसे झंग यी से दोबारा लड़ना चाहिए, अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए? पर फिर उसने सिर हिलाया। उसका देश अभी एक बड़े खतरे से जूझ रहा है। शायद अभी उस पर वार करना सही नहीं होगा। सेबास्टियन ने हल्के व्यंग्य से कहा, लेकिन उसका इक्विपमेंट तो तुमसे कहीं बेहतर है। क्या वो अब भी एक समस्या नहीं? आर्थर के होठों पर हल्की मुस्कान आई। अंकल सेबास्टियन। हूं। आर्थर झुका, आंखों में चमक थी। अगर बात सिर्फ इक्विपमेंट की है तो मेरी एटलांटिस यात्रा बेवजह नहीं गई। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।